माना मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, गुरुओं से दीक्षा लेकर मैंने इस रन में खुद को खींचा है। जी हाँ, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने शिक्षकों से जितना ज़्यादा सीख सके, क्योंकि हम लोग जब आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को लेकर आते हैं तो उन प्रश्नों को ज़्यादा लेकर आते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आपका फायदा करवाए। तो आज भी जो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके का, सेशन नंबर आप देख रहे हो 23। तो सेशन नंबर 23 में हम लोग स्टैटिक जीके के 10 प्रश्नों को देखेंगे। किन किन प्रश्नों को देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे इसमें कि शिवराय की पहाड़ी तथा जवाड़ी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मतलब कि जो ये आप हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी देखेंगे। साथ ही देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश कौन सा शासक पहली बार भाग लिया था, मतलब हिस्ट्री के भी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ बोन डिजीज इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, मतलब साइंस के भी प्रश्नों को, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का ही सेशन है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 23 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, शिवराई की पहाड़ियां, ठीक है, वो शिवराई नहीं होगा, शिवराई होगा। शिवराई की पहाड़ियां तथा जवाड़ी की पहाड़ियां, इसको जावेदी भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत जगह आप देख सकते हो जावेदी लिखा रहेगा, और इसको शिवराई की पहाड़ी बोलते हैं, शिवराई की पहाड़ियां। आपसे सवाल पूछा है कि शिवराई की पहाड़ी तथा जावेदी पहाड़ी या जवाड़ी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं उत्तरी मैदान, तो जाहिर सी बात है कि मैदान में पहाड़ी स्थित नहीं होगा आपका। फिर है आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, कुमायूं, हिमालय। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आंसर कहेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे फिगर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये भारत का आपका मैप हो गया, और भारत में आप फिर आपको इसमें देख सकते हो कि कहाँ पर आपका पठार फैला हुआ है, कहाँ पे आपका मैदान है, कहाँ पे आपका पर्वत है। जैसे अगर बात करें पूर्वी घाट के बारे में या पश्चिमी घाट के बारे में, तो ये दक्षिण भारत के साइड लोकेटेड है। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो या फिर कोई भी मैप देखते हो तो जो ऊपर का रीजन होता है वो उत्तर कहलाता है, नीचे का दक्षिण कहलाता है। ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करते हैं कि पूर्वी घाट कहाँ पर है और कैसे है। जैसे देखिएगा अगर दक्षिण भारत को हम लोग देखते हैं तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, जो सर्वाधिक नीचे तक है। और देखो एक चीज अगर आप देख रहे हो मैप तो एक चीज समझ सकते हो कि पूर्वी घाट देखो आपको टूटा टूटा दिख रहा है, यहाँ पर हो गया, फिर इस टाइप से हुआ, फिर ये, जबकि आप पश्चिमी घाट देख रहे हो कि इस टाइप से तो मतलब लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो पूर्वी घाट के बारे में पहला तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पूर्वी घाट है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ना कि बराबर ढंग से चलते आ रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल चीज, पूर्वी घाट के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो अगर राज्य के बारे में बात करें तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कितनी दूर लंबाई में ये फैला हुआ है, लंबाई का बात हो रहा है, मतलब ऐसे ना कि ऊंचाई, कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो लगभग 1300 किलोमीटर एरिया में ये क्या है, फैला हुआ है, ठीक है, 1300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर इसका ऊंचाई हम लोग देखते हैं कि जो आपका पूर्वी घाट के जो पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई, औसत मतलब कोई पर्वत बहुत ऊंचा है, कोई पर्वत नीचा है, कोई आपका एवरेज में है, तो वही एवरेज ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं, एवरेज, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा, 600 मीटर, ठीक है, औसत ऊंचाई 600 मीटर। ये जो पूर्वी घाट है ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्वी घाट में कौन कौन से पहाड़ी है। तो अगर आप देख पाओ तो ये अपना इंडिया का अगर मैप हम लोग यहाँ पे छोटा सा समझने के लिए बनाते हैं तो, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कितने सारे पर्वत हैं और कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले तो आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा दूर छूटा हुआ है, उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे आएगा, ये है आपका नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मल्ला, ठीक है, या नल्ला मलाई भी इसको कहा जाता है। पहले आएगा महेंद्रगिरी पर्वत, फिर आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर आएगा आपका वेली कुंडा,
ठीक है। ये सारा आपका पर्वत श्रेणी टाइप का चलते जा रहा है, अलग अलग भाग में बटा हुआ है, जैसे देखो इस टाइप से आपका चलते आ रहा है अलग अलग पार्ट में। उसके बाद फिर आइएगा, फिर होगा आपका पालकुंडा, पालकुंडा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपका जावड़ी की पहाड़ियां, ठीक है, जावड़ी की पहाड़ियां, यही जो सवाल आपसे किया था जावड़ी की पहाड़ी, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर है। उसके बाद फिर है आपका सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी। तो ये सारा क्वेश्चन बन सकता है, इतना सारा नाम आया, महेंद्रगिरी पर्वत हुआ, नल्ला मल्ला की पहाड़ी हुई, बेलीकुंडा हुआ, पालकुंडा हुआ, जावड़ी की पहाड़ी हुई एंड सेवराई की पहाड़ी। ये सारा आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। एक चीज और आ जाना, यहाँ पे आ जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, इसका नाम आप जरूर सुने होंगे, नीलगिरी की पहाड़ी। अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा एक अलग चीज, नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो यहाँ पे आपका चलते आ रहा था और यहाँ पे जो पूर्वी घाट चलते आ रहा था, मतलब नीलगिरी पहाड़ी पे ही क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाता है यहाँ पे आके, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट यहाँ पे आके मिलता है। और यहीं पर इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है जिसका क्या नाम है, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा एक पहाड़ी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर, एक चोटी जो सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की, उसका नाम है डोडा बेटा। और कितनी ऊंची है ये, 2637 मीटर, 2637 मीटर डोडा बेटा की ऊंचाई है। डोडा बेटा कहाँ पर है, तो नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। अगर आपसे सवाल करेगा तो एक चीज देखिएगा, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट में भी स्थित है और पूर्वी घाट में भी स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे और क्या पूछ सकता है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है ये किस किस राज्य में फैली हुई है। वैसे नीलगिरी के बारे में नहीं और किसी के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछेगा कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। पूछेगा कि नल्ला मल्ला की पहाड़ी, बेलीकुंडा, पालकुंडा, ये तीनों कहाँ स्थित है, तो ये तीनों स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछेगा कि जावड़ी और सेवराई की पहाड़ियां, आपसे सवाल करेगा कि जावड़ी और सेवराई की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो आप क्या बताओगे, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो नीलगिरी पर्वत जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जंक्शन पर स्थित है, जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, वो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये 3 राज्य में फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में, तो देखिएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक, कर्नाटक, तीनों राज्य में फैला हुआ है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दूसरा आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित महेंद्रगिरी चोटी ही है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर, ठीक है, 1501 मीटर। तो यहाँ पे हमारे से सवाल क्या किया था कि सेवराई की पहाड़ियां और जावड़ी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पूर्वी घाट में, ठीक है, कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा 2 क्या बोल रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का कौन सा शासक पहली बार भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट संघर्ष है और मेनली किसके लिए हुआ था, तो कन्नौज, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रि मतलब 3, पक्षी मतलब 3 गुट, ठीक है, 3 गुट के लोगों के बीच हुआ था, किसके किसके बीच, तो पाल वंश, ठीक है, पाल वंश का शासक था इसमें, और कौन कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तीसरा कौन था, तो तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट था, राष्ट्रकूट वंश। 3 वंश के शासक आपस में लड़ रहे थे कि कन्नौज पे वास्तविक अधिकार किसका होगा, तो मेरा होगा। चलिए अब यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन किया है पाल वंश के बारे में है कि पाल वंश का कौन सा शासक पहली बार भाग लिया, तो पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, इसी के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार भाग लिया गया। चलिए पाल वंश का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा हम लोग पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा पाल वंश, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे पाल वंश के, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ठीक है, गोपाल। लगभग कितना ईस्वी में, तो 750 ईस्वी में लगभग, ठीक है, 750 ईस्वी में लगभग। इसके जो शासक होते थे इनकी राजधानी कहाँ होती थी, राजधानी, तो राजधानी होता था कहाँ, तो ये होता था आपका मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। किस धर्म को मानने वाले थे ये शासक, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म को मानते थे,
बौद्ध धर्म, ठीक है। और जैसे अगर देखते हैं हम लोग इसके बारे में, जैसे देखिएगा कि जो आपका धर्मपाल था, ठीक है, जैसे दो तीन शासक का नाम याद रखिएगा। पहले तो देखिएगा गोपाल के बारे में। गोपाल कौन था? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। कौन सा विश्वविद्यालय? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? तो गोपाल करवाया था। बात करें धर्मपाल के बारे में, धर्मपाल किसका स्थापना करवाया था? तो धर्मपाल करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका धर्मपाल। वहीं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका संस्थापक आपका इस वंश का नहीं रहा था, मतलब पाल वंश का नहीं रहा था। गुप्त वंश का कोई शासक था, नाम बताइए कौन हो जाएगा? तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम जो था, ये किस विश्वविद्यालय का संस्थापक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय, नालंदा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था आपका कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। और यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन लोकेटेड कहाँ है? तो लोकेटेड है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता बोले तो वेस्ट बंगाल। इसका जो संस्थापक थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन के बारे में आप याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है वैसा एरिया, वैसा जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति हो। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाला गया है। स्थल की सूची में डाला गया है। और कब डाला गया, ये भी सवाल कर लेता है। कब? तो 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में शांति निकेतन को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, चलिए थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। आइएगा, RN टैगोर, ठीक है, RN टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखेगा कि हमारे राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो हमारे राष्ट्रगान के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनका जन्म देखिएगा कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। वैसे इस समय अगर आप ईयर देख पा रहे हो तो इस समय तो बंगाल ही था ना, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल नहीं था। तो 1861 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका 13 भाई बहन में सबसे छोटे थे। 13 भाई बहन में सबसे यंगर थे, है ना, सबसे छोटे थे। चलिए दूसरा क्या देख सकते हैं, 1913 में, ठीक है, 1913 में कुछ खास हुआ था इनके लाइफ में। क्या खास हुआ था? तो इनको एक अवार्ड मिला था। और कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल अवार्ड, ठीक है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और 1913 में पहली बार किसी एशियाई को, पहली बार एशिया कॉन्टिनेंट के किसी व्यक्ति को नोबेल अवार्ड मिला था। तो आप पहले एशियाई भी कह सकते हो, पहले भारतीय भी कह सकते हो। 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनका एक बुक था, बुक का नाम क्या था? गीतांजलि। वैसे ये बुक था क्या? तो बहुत सारे कविताओं का संकलन था इसमें, कविताओं का संग्रह, ठीक है, बहुत सारी कविताओं को एक जगह संग्रहित किया गया था। और इस पुस्तक का नाम था गीतांजलि, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, 1915 में इन्हें जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड की उपाधि दी गई इनको जॉर्ज पंचम के द्वारा। उसके बाद 1919 में हम लोग जानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना भारत में हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या किया? तो जो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जैसे ये 2 देश के राष्ट्रीय गान लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। कहाँ के? तो भारत के लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन, ठीक है। चलिए वहीं बांग्लादेश के भी लिखे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बंगला। वैसे ये गाना लिखा गया था बंगाल विभाजन के समय, ठीक है, अमार सोनार
बंगला। ठीक है, एक गाना इनका बहुत फेमस है, कौन सा गाना? एकला चलो रे। ठीक है, एक गाना है एकला चलो रे। ठीक है, गीत है बेसिकली, वो भी किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? तो जन्म हम लोग देखे थे कहाँ पर? हाँ, ये रहा 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। ठीक है, इस समय क्या हुआ? इनका डेथ हुआ। चलिए ठीक है, इतना याद रखेगा। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टडी ऑफ बोन डिजीज इज कॉल्ड। यहाँ पे बात कर रहा है बोन्स के बारे में कि बोन का जो डिजीज होता है उसका स्टडी क्या कहलाता है। तो उसका स्टडी कहलाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक कहलाएगा। जबकि अगर आप बोन से संबंधित कुछ भी पढ़ते हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। चलिए यहाँ पे बोन्स का बात आया ना, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बोन्स के बारे में चर्चा करते हैं। बोन्स मतलब स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर बात करें स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, किससे मिलके बना होता है? तो ये मेनली बना होता है बोन्स प्लस लिगामेंट, लिगामेंट। ठीक है, प्लस और क्या हो जाएगा? तो और हो जाएगा आपका टेंडन। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें बोन्स तो आपको पता होगा। चलिए आते हैं लिगामेंट में। लिगामेंट का हिंदी क्या होता है? तो उपास्थि इसको कहा जाता है। ठीक है, लिगामेंट का मेनली काम क्या होता है? तो ये क्या करता है ना, ये बोन और मसल्स को जोड़ता है एक दूसरे से। बोन और मसल्स को, बोन और मसल्स नहीं, बोन और बोन होगा। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। जबकि अगर टेंडन के बारे में बात करें, जिसका हिंदी वर्ड क्या होता है? कंडरा, इसका क्या काम होता है? तो ये बोन टू मसल्स को जोड़ता है। बोन से मसल्स को जोड़ेगा टेंडन, और बोन से लिगामेंट को, बोन से बोन को जोड़ेगा आपका लिगामेंट। चलिए बोन्स के बारे में बात करें तो देखिए, बोन आपका जब हम लोग बच्चे होते हैं, जब हम लोग नवजात शिशु होते हैं, उस समय हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? तो 300। लेकिन जब एक आदमी यंग हो जाता है, वयस्क एज में आने के बाद बॉडी में कितने हड्डी बचते हैं? तो ये बचता है आपका 206 हड्डी। आप बोलोगे कि छोटे होने पे 300 रहेगा और बड़े होने के बाद तुम लोग और भी बड़े लगने लगते हैं, तो हड्डी 206 कैसे बचेगा? तो होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका हड्डी बहुत छोटा छोटा होता है। बड़े होने पे वो हड्डी आपस में जुड़ते जाते हैं, और जो 3-4 हड्डी होता है वो एक हड्डी बन जाता है। इस वजह से क्या होता है कि ये हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और साथ में संख्या घटते जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन चीज था, सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। 206 हड्डी के बारे में चर्चा हुआ है। चलिए आइए हम लोग इसी के बारे में देखते हैं कि हमारे बॉडी में 206 हड्डी कहाँ पर और कैसे कैसे होता है। देखिएगा, चलिए अगर बात करें तो देखिएगा 2 टाइप से हड्डी होता है अपने बॉडी में। अगर स्केलेटन सिस्टम को हम लोग बांटते हैं तो 2 टाइप से ऐसे बांट सकते हैं। कैसे? तो एक हम लोग बांटेंगे, देखिएगा एक्सियल, एक्सियल, और एक होता है आपका अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडी, क्या हो गया ये? अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये 2 ढंग से बांटा जाता है और हमारे बॉडी में टोटल 2 ही टाइप का हड्डी होता है, स्केलेटन। अब देखिए क्या होता है, तो जो हम लोग 206 हड्डी देखे थे, जो 206 हड्डी था, ठीक है, इतना ही था। हम लोग अभी टोटल का टोटल हड्डी देख लेंगे कैसे, कहाँ पर कितना हड्डी होता है। तो एक्सियल हड्डी में टोटल 80 हड्डी आते हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने हड्डी आते हैं? 80। जब हम 206 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 126। 126 हड्डी किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्सिस और अपेंडिकुलर में क्या अंतर होता है। तो एक्सिस हड्डी में वो सब हड्डी आएंगे जो हमारे बॉडी के सीधे सीधे चलते हुए आएगा। जैसे देखिएगा हमारा सर, ये किस में आएगा? तो ये आएगा आपका एक्सिस में। हमारा रिब केज किस में आ जाएगा? रिब हो गया आपका मेरुदंड हो गया, ये सब किस में आएगा? तो ये आएगा आपका एक्सियल में। जबकि हमारे हाथ के, पैर के, कमर के, कंधे के हड्डी किस में आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे अपेंडिकुलर में। ठीक है, अब आइए कि हम लोग यहाँ पे 80 हड्डी काउंट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा हड्डी होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना क्रेनियल। क्रेनियल, क्रेनियल में कितने हड्डी होते हैं? तो क्रेनियल में हड्डी की संख्या होती है 8। क्रेनियल कहाँ पे है हमारे शरीर में? तो ये हमारा फोरहेड से होते हुए ये सर वाला जो भी भाग जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल कहते हैं। क्रेनियल में 8 हड्डी होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं फेसियल हड्डी। फेस में कितना हड्डी होता है? तो ये होता है आपका 14। ठीक है, अगर बात करें ईयर, ठीक है, हमारे कानों में कितनी हड्डी होती है? तो टोटल 6।
टोटल 6 कैसे, 3 हड्डी इस कान में और 3 हड्डी इस कान में, मतलब दोनों मिलाकर के 6 हड्डी हो गए हमारे दोनों कान मिलाकर के। उसके बाद फिर आइएगा, एक यहाँ पे जबड़े के नीचे एक हड्डी होता है टंग, ठीक है, टंग के नीचे, उस हड्डी को क्या कहते हैं, हायोड, ठीक है, इस हड्डी को क्या कहते हैं, हायोड। ये एक होता है, कहाँ पर होता है, तो अंडर द टंग, ठीक है, कहाँ पर होता है, अंडर द टंग, ठीक है, टंग वाले के नीचे वाले रीजन में होता है। ये तो हो गया आपका हायोड। और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए अब कौन बचा, हाँ, एक फिर हम लोग का ऐसे सीधे चलते आता है तो यहाँ पर ये चेस्ट, ये छाती के बीच में एक हड्डी होता है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अस्टर्नम। अस्टर्नम, अस्टर्नम हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। और कुछ बचा, तो हाँ, हमारे रिब में, ठीक है, रिब, रिब मतलब क्या होता है, पसली, हमारे पसली में कितना हड्डी होता है, तो 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, ठीक है, कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 24। और एक चीज और, हमारे मेरुदंड में, हमारे मेरुदंड में टोटल कितना हड्डी होता है, तो मेरुदंड में होता है टोटल 26। अब आप इसको काउंट करिए कि सही गया कि नहीं, टोटल 80 होता है या नहीं, देखिएगा, 6 4 10, 6 4 10 और यहाँ पे हो गया 20, 20 20 और 2 22, 22 8 30, 22 8 30 हो गया ना। तो आप यहाँ पे काउंट करिएगा, टोटल आपका 80 हड्डी हो जाएगा। इतना हड्डी क्या होता है, तो ये हमारे एक्सियल साइड में होता है, एक्सियल साइड में, और यहाँ पे आप हम सारा हड्डी का हुआ काउंट कर लिए। अब यहाँ पे आइएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से शरीर का अंग आएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे हाथ का हड्डी आएगा, पैर का हड्डी आएगा। एक बार इसको काउंट कर लीजिए थोड़ा कि 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपेंडिकुलर में देखिएगा कि कौन कौन सा हड्डी होता है, तो ये हो जाएगा हमारे हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, हाथ कहाँ से जुड़ा हुआ है, पैर कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सब रीजन इसमें आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं, जैसे देखिएगा हाथ का, ठीक है, इसमें कौन कौन सा हड्डी आएगा, तो हाथ का आ जाएगा, पैर का आ जाएगा, शोल्डर का आ जाएगा, शोल्डर मतलब कंधा, और पेल्विक रीजन आ जाएगा। पेल्विक मतलब हो गया कि जहां से पैर जुड़ा हुआ है। चलिए आते हैं, अब देखिएगा इसमें टोटल 126 हड्डी होता है। कैसे कैसे होगा, तो देखिएगा हाथ में पहले उठाते हैं, जैसे देखिएगा हाथ का, ठीक है, हाथ का, ठीक है, एक हाथ में 30 हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी होता है, और हमारे पास 2 हाथ है, मतलब दोनों हाथ मिलाकर के कितना हड्डी हो गया, 60। हमारे पैर में कितना हड्डी होता है, तो पैर में 30 हड्डी होता है, और दोनों पैर मिलाकर के कितना हड्डी हो गया, 60। उसके बाद फिर आइएगा कंधा, ठीक है, शोल्डर, कहाँ पर, तो ये रीजन जहां से हमारा दोनों हाथ जुड़ा हुआ होता है, 2 साइड कंधा है और दोनों तरफ 2-2 हड्डी होता है, मतलब 2 हड्डी इधर, 2 हड्डी इधर, ठीक है, मतलब 2 हड्डी इधर और 2 हड्डी इधर, तो कितना हो गया टोटल 4 हड्डी। फिर एक कमर के पास बोन्स होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा नीचे का पैर जुड़ा हुआ होता है, तो दोनों साइड एक एक हड्डी होता है, ठीक है, पेल्विक रीजन में जिससे हमारा पैर जुड़ा हुआ होता है, वहां पे एक एक हड्डी दोनों साइड होता है जिससे हमारा दोनों पैर जुड़ता है। और इस तरीके से कितने हड्डी हो गए वहां पे, 2, और जब आप इसको ऐड करते हो तो यहाँ पे देखिएगा 120, 4 24 और 2 26, 126 हड्डी यहाँ पे अपेंडिकुलर में होता है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, बस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हाथ वाला देख लेते हैं कि हाथ में कैसे कैसे कौन कौन सा हड्डी होता है। जैसे देखिएगा अगर हम लोग हाथ के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, अपने हाथ के हड्डी के बारे में देखिएगा, हाथ में कितना हड्डी होता है, 30 हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी। कैसे कैसे, सबसे पहले ये वाला हड्डी हुआ, मतलब अगर हमारा ये हाथ है तो यहाँ पर एक लंबा सा हड्डी होता है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम होता है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद फिर इस हाथ के नीचे इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में 2 हड्डी होता है, इस वाले रीजन में क्या होता है, 2 हड्डी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस वाले रीजन में 2 हड्डी होता है। एक हड्डी का नाम होता है अल्ना, ठीक है, अल्ना, और दूसरे वाला का नाम होता है रेडियस, ठीक है, दूसरे वाला का नाम होता है रेडियस, ठीक है, दूसरे वाले का नाम होता है रेडियस और इधर वाला का नाम होता है अल्ना। उसके बाद फिर आइएगा, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर 8 हड्डियों का समूह होता है। देखिए ह्यूमरस की संख्या कितनी हुई, ह्यूमरस का संख्या हो गया 1, अल्ना और रेडियस मिलाकर के कितना हो गया, 2, ठीक है, रेडियस और अल्ना मिलाकर के, क्योंकि यहाँ पे 2 हड्डी और यहाँ पे 1 हड्डी, 3 हड्डी हुआ टोटल। फिर यहाँ पे आइएगा, ये जो होता है, ये कलाई वाला जो रीजन होता है जहाँ से ऐसे हाथ मूव करता है, यहाँ पे 8 हड्डी होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका 8 हड्डी का समूह होता है, ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्पस, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्पस। और यहाँ पे कितना हड्डी होता है, 8,
ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, इसके बाद क्या होता है कि हमारा ये वाला देखिए जहां से उंगली जा रहा है ये वाला रीजन आता है, और ऐसे ऐसे हमारी कितनी उंगली गए हैं, तो 5। और एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा अंगूठा होता है, ठीक है, जो हमारा अंगूठा होता है ये रेडियस वाले बोन से निकलता है, ठीक है, ये रेडियस वाले बोन से निकलता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बना हुआ है कि जो अंगूठा वाला हड्डी होता है ये रेडियस साइड से आता है और ये चारों उंगली अल्ना साइड से आता है, ठीक है। तो ये 5 उंगली हमारा निकलता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। और इसमें कितनी हड्डी है, तो इसमें है 5 हड्डी, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर आप जब अपना एक उंगली उठाते हो तो देखिएगा ये उंगली, इसमें क्या होता है कि 3 बार ये मुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे 3 हड्डी है सिवाय अंगूठा का। अंगूठा सिर्फ 2 बार मुड़ पाता है, बाकी ये चारों का चारों उंगली जो है ये 3 बार मुड़ता है। मतलब कि जो भी आदमी का उंगली होता है इसमें इस टाइप का 3-3 हड्डी का जोड़ होता है, ठीक है। कितना हड्डी का जोड़ होता है, 3-3 हड्डी का। जबकि अंगूठा में कितना होता है, तो अंगूठा में सिर्फ 2 हड्डी का जोड़ होता है। तो ये हो गया 3 चौक 12 और 2 14। इसको क्या कहा जाता है, ये वाले पार्ट को, तो इसको कहा जाता है फ्लैंजस, ठीक है। और इसमें कितना हड्डी हो गया, तो 3 चौक 12 और 2 14। और जब इस टाइप से आप काउंट करोगे तो 30 हड्डी तो अब हो जाना चाहिए। 8 2 10, 1 11, 11 5 16 और 14, 30 हड्डी। तो इस तरीके से हमारे हाथ का भी 30 हड्डी काउंट हो गया। और जैसा एक हाथ में हड्डी है वैसा सेम दूसरे हाथ में भी हो जाएगा। तो पैर हाथ का हड्डी इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमारे से पूछा था, तो क्वेश्चन तो हड्डी से रिलेटेड पूछा था, बीमारी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे हम लोग हड्डी के बारे में देख लिए कि 2-2 टाइप से हड्डी बटा होता है। टोटल में लोग बॉडी का भी हड्डी के लिए, पैर का, यहाँ पे पैर का नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग अच्छे से फिगर के साथ देख लेंगे, क्योंकि ऐसे वाले फिगर में समझ में नहीं आता है। कल फिगर के साथ फिर से देख लेंगे पैर वाला और हाथ वाला, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व चाय दिवस। तो विश्व चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 मई को। और कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 2020 से। घोषणा कब हुआ था मनाए जाने का, 2019 में, लेकिन मनाया गया है 2020 में, 2020 से। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताइए कि चाय में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो थकान को दूर करता है, ठीक है। चाय में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो एक नशा का टाइप का हो जाता है, एक आदत हो जाता है इंसान का कि वो पिएगा ही पिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा 6 क्या बोल रहा है, नोकिया कहाँ की कंपनी है। देखिए पहले के टाइम में मोबाइल का यही सिंबल चलता था, ठीक है, नोकिया। तो पहले इस टाइप का ही मोबाइल चलता था। और नोकिया के बारे में आपसे पूछा है कि नोकिया कहाँ की कंपनी है, तो जो नोकिया है ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया मोबाइल जो होता था या होता है भी, अभी भी है, ये फिनलैंड की कंपनी है। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ और कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा एलजी, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब की कहाँ का कंपनी है, तो ये है आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का, ठीक है। और जैसे हम लोग देख सकते हैं सोनी, ठीक है, सोनी देखिए हो ना, ये सोनी कहाँ का है, तो सोनी है आपका जापान का, ठीक है, जापान का। और अगर हम लोग देखते हैं तो वीवो, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रियलमी, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, वन प्लस। ये सब कहाँ का है, ये मोबाइल सबसे ज्यादा भारत में बिकता है और भी अदर कंट्री में। और ये सारा का सारा कहाँ का है, तो ये है आपका चाइना का। जैसे और अगर हम लोग देखना चाहें तो भारत का देखते हैं, भारत का क्या हो जाएगा, जियो हो गया, मोटरोला का हो गया, मोटरोला, ठीक है। ये कहाँ का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एलजी हो गया, सैमसंग, सोनी सब हो गया आपका जापान का, वीवो, ओप्पो, रियलमी ये सब का हो गया, ठीक है। चलिए और वन प्लस ये सब भी बहुत फेमस मोबाइल अभी चल रहा है, ये सब कहाँ का है, तो सारा आपका चाइना का ही प्रोडक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा आईटीबीपी, आईटीबीपी की स्थापना कब की गई। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडो टाइबेट, इंडो टाइबेट बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इंडो टाइबेट मतलब क्या हो गया, टाइबेट मतलब होगा तिब्बत। और आपको पता है कि आज के समय में तिब्बत आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तिब्बत को ऑक्युपाई कौन कर लिया, चाइना। तो आज के टाइम में जो आपका तिब्बत है उस पर कब्जा किसका है, चाइना का। तो आप ये कह सकते हो कि आईटीबीपी का जो आपका पुलिस फोर्स होता है वो कहाँ पे होता है, तो चाइना के बॉर्डर पे भी होता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुआ था 1962 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ, 1962 में। इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इंडो टाइबेट, टाइबेट बॉर्डर पुलिस, ठीक है।
कहाँ पे होता है? तो भारत और चाइना के आपका ये बॉर्डर पर होता है। अगर बात करें कि इसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके संजय अरोड़ा। ठीक है, संजय अरोड़ा। ठीक है, जैसे सीआईएसएफ के बारे में बहुत बार हम लोग अपने सेशन में चर्चा किया। 1969 में स्थापना हुआ था। कछाड़ लेवी हो गया या असम राइफल्स, स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। और इसे पहले कछाड़ लेवी के नाम से जाना जाता था अभी के टाइम में। तो अभी के टाइम में जाना जाता है आपका असम राइफल्स के नाम से। ठीक है, 1969 में किसका हो जाएगा? तो 1969 में हुआ था सीआईएसएफ का, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट आइएगा, कौन सी समिति चीनी उद्योग से संबंधित है? चीनी उद्योग, चीनी किससे निकलता है? तो चीनी निकलता है आपका गन्ना से। और चीनी उद्योग से कौन सा समिति आपसे पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका महाजन समिति। किस उद्योग से संबंधित है या किस चीज से संबंधित है? तो चीनी से। क्वेश्चन बनते हैं, इसी बार आपका दरोगा में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था। सच्चर समिति, तो ये हो जाएगा मुसलमानों के आर्थिक और भी रिलेटेड और शैक्षणिक सुधार से संबंधित कौन सा समिति हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सच्चर समिति। बात करें गाईपोड़िया समिति के बारे में, गाईपोड़िया समिति का संबंध किससे है? तो बैंक सुधार से। ठीक है, बैंक सुधार से। वही दाते वाला समिति, तो ये संबंधित है बेरोजगारी से संबंधित। क्वेश्चन बनता है कि फलना कमेटी जो है आपका किस चीज से संबंधित है। जब पुंछी आयोग हो गया, सरकारी आयोग हो गया, ये सभी आपका एक प्रकार का कमेटी है। विवेक देबराय समिति, ठीक है। विजय केलकर समिति किस चीज से संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऑपरेशन बारबोसा किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन बारबोसा। चलिए आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे सवाल करता है कि ऑपरेशन बारबोसा किस इंसिडेंट से या किस घटना से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? तो देखिएगा, ऑपरेशन बारबोसा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित है, जो कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने। शुरुआत होने का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, देखो तात्कालिक कारण करने का मतलब क्या होता है? मतलब कि रीजन और भी थे, लेकिन एग्जैक्ट से लड़ाई झगड़ा होने का उस समय का मेनली रीजन क्या था? तात्कालिक कारण था जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, यह उस समय का तात्कालिक कारण था। आपसे सवाल किया ऑपरेशन बारबोसा, तो देखिएगा ऑपरेशन बारबोसा था 1941 में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा। किस पर? तो सोवियत संघ पर। जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का कोडवर्ड था। आक्रमण करने का कोड था। ठीक है, कौन सा कोड था? तो ऑपरेशन बारबोसा। आपसे वही सवाल किया ना, क्या है सवाल? ऑपरेशन बारबोसा संबंधित है तो जर्मनी से भी सोवियत संघ से भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मनी क्या किया था? सोवियत संघ पे भी अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, 1941 में हुआ था। और जो अटैक किया था उसका कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन बारबोसा। ठीक है, चलिए 10 में आते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित दैनिक पत्रिका इनमें से कौन थी? देखो, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के। 1905 में इनको बनाया जा रहा था कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन ये बहुत ही गर्म दल के लीडर थे, बहुत एग्रेसिव प्रवृत्ति के थे। इस वजह से इनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये आदमी अध्यक्ष बनता है तो लोग को क्या करेगा? भड़काएगा। और ये गर्म दल के नेता थे, जैसे लाल बाल पाल का नाम आप सुनोगे, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इसमें से बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे थे। देखिएगा यहाँ पे उन्हीं के बारे में सवाल हो रहा है कि बाल गंगाधर तिलक
किस कौन से पत्रिका निकालते थे? जैसे शिवाजी उत्सव हो गया, गणेश उत्सव हो गया, जो बंबई में आज भी बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, वो सारा इन्हीं के द्वारा चालू करवाया गया था। अब देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि दैनिक पत्रिका, तो 2 पत्रिका ये निकालते थे, ठीक है, एक निकालते थे दैनिक, ठीक है, और एक निकालते थे साप्ताहिक, ठीक है। दैनिक मतलब डेली निकलेगा और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आएगा। तो जो दैनिक था, दैनिक पत्रिका कौन था? तो दैनिक पत्रिका था केसरी, दैनिक पत्रिका था केसरी, और साप्ताहिक था मराठा, ठीक है, साप्ताहिक था मराठा। केसरी किस लैंग्वेज में था? तो केसरी था मराठा भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में, केसरी था मराठी भाषा में। और मराठा किस, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, केसरी मराठी भाषा का पत्रिका था जो दैनिक था, जो डेली निकलता था, बट साप्ताहिक पत्रिका कौन था? मराठा। और मराठा किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? तो मराठा लिखा हुआ आता था इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। चलिए आपसे सवाल करता है बहुत बार, यहाँ पे क्या पूछा ना कि दैनिक, तो दैनिक का क्या हो जाएगा? केसरी, ठीक है। आपसे सवाल करता है कि क्या बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जी नहीं बने थे। और क्वेश्चन बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि ये बनने वाले थे, लेकिन एट द टाइम क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। और दादा भाई नौरोजी को इसलिए बनाया गया क्योंकि दादा भाई नौरोजी उस समय के बहुत वृद्ध पुरुष थे और लोग उनका बहुत रेस्पेक्ट मान सम्मान करता था, तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, इसलिए उनके जगह पे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया ताकि ये उनके खिलाफ अपना आवाज नहीं उठाए, ठीक है। तो चूंकि बनते ये नहीं बने, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष बने थे? जी नहीं बने, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा।